नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का कंपटीशन पाठशाला में। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम में संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि कौन सी संख्याएं प्राकृत संख्या हैं, कौन सी अभाज्य हैं, कौन सी सहअभाज्य हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। उसी के आगे संख्याओं में आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर परिमेय संख्या की, यानी कि रेशनल नंबर। अगर बोले रेशनल नंबर क्या होता है, तो ऐसी संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में डिनोट किया जा सके, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, लेकिन कंडीशन है कि p और q पूर्णांक होने चाहिए। p और q बिलोंग्स इंटीजर पूर्णांक, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q डज नॉट 0। अगर q का मान 0 होता है तो किसी संख्या में अगर हम 0 का भाग देंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। p और q अलग अलग पूर्णांक होना चाहिए। दोनों को आपस में हम सॉल्व नहीं करेंगे कि अंश और हर को आपस में सॉल्व करें। इसके बाद जैसे यहां पर हम बोले 2/3 लिखा हुआ है, इसका अगर अंश देखेंगे 2 पूर्णांक है, हर 3 ये भी पूर्णांक है। तो अगर 2/3 की बात करें तो ये जो संख्या है ये रेशनल नंबर के अंतर्गत आएगी। जैसे यहाँ पर बात करते हैं 4 की बात करते हैं कि 4 रेशनल है कि नहीं है, तो 4 में देखेंगे कि इसका हर नहीं है, तो हर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसकी जगह हम 1 रख सकते हैं, 4/1 कर सकते हैं। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, इसका मतलब है कि 4 जो है वो भी रेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम मान लो रूट में 9 लिख दें, क्या ये रेशनल नंबर होगा? अगर 9 की बात करें तो 9 का स्क्वायर रूट जो आएगा वो 3 आएगा, और इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। तो अगर इसको हम देखेंगे तो अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, इसका मतलब रूट 9 जो है वो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जैसे हम 22/7 लिख दें, इसमें भी अंश बटे हर लिखा हुआ है, ये भी पूर्णांक है, अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, तो 22/7 जो होगा वो परिमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें रूट 3 अगर लिख दें, तो रूट 3 की अगर वैल्यू हम देखें तो ये इसका अंश है, इसका अगर हर बनाएंगे तो 1 आएगा। अगर अंश की बात करें तो अंश पूर्णांक नहीं है, क्योंकि रूट 3 की वैल्यू 1.7321 दशमलव में होगा। तो जब ये पूर्णांक नहीं है तो जो रूट 3 है वो रेशनल नंबर के अंतर्गत नहीं आएगा, यानी कि परिमेय संख्या नहीं होगा। इस तरह से संख्याओं को पहचान सकते हैं कौन सी परिमेय संख्याएं हैं, और जो परिमेय नहीं है और p/q के रूप में आएंगे उनको अपरिमेय बोलेंगे। तो इनको पहले नोट डाउन करिएगा। इसके बाद देखिएगा अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, जो संख्याएं p/q के रूप में डिनोट ना किया जा सके जिन संख्याओं को, वो अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत है। या यूं बात करें कि जो परिमेय नहीं होंगी वो संख्याएं अपरिमेय होंगी। जैसे यहां पर बात करें रूट 2 की बात करें, इसका अंश और हर नहीं है तो 1 यहां पर कंसीडर करेंगे। अंश में जो लिखा हुआ है रूट 2 ये 1.4142 होता है, और हर में लिखा हुआ है 1। हर तो इसका पूर्णांक है लेकिन अंश इसका पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब है कि जो रूट 2 लिखा था तो रूट 2 जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है पाई। अगर पाई की बात करें कि पाई कैसी संख्या है, तो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें अंश बटे हर में तो पाई/1 लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, ये अंश में रहेगा, अपॉन 1 आएगा। अगर इसका अंश देखें तो अंश पूर्णांक नहीं है,
फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका मतलब है कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होगी, जबकि पाई का अगर पर्टिकुलर हम बात करें वैल्यू जो होता है 22/7, कि अगर 22/7 बताओ कैसी संख्या है, तो 22/7 के बारे में अगर पूछते तो ये रेशनल नंबर आता, परिमेय संख्या, जैसा कि परिमेय संख्या हमने लिखा भी था 22/7 परिमेय संख्या है। लेकिन याद रहे कि अगर हम पाई की बात करें तो पाई परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा, क्योंकि पाई तो केवल अंश में आएगा, हर में एक आएगा, तो अंश इसका पूर्णांक नहीं हो रहा है, हर पूर्णांक हो रहा है, लेकिन अंश और हर दोनों पूर्णांक होता तो परिमेय होता, तो अंश पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब है कि अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। अगला, जैसे हम बात करें √3/2 लिखा हुआ है, अंश में √3 लिखा हुआ है, हर में 2 लिखा हुआ है, अंश इसका जो √3 है इसकी वैल्यू 1.7321, जो कि एक पूर्णांक नहीं है, और अगर ये पूर्णांक नहीं है जबकि परिमेय में पूर्णांक होना चाहिए आंसर, तो इसका मतलब है कि √3/2 परिमेय नहीं होगा, कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो परिमेय और अपरिमेय में डिफरेंस था, परिमेय था जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखेंगे, p/q के रूप में लिखा हो और इसके बाद परिमेय ना हो तो उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। दूसरा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो पाई के लिए बनता है, पूछा जाएगा पाई कैसी संख्या है, ऑप्शन में परिमेय अपरिमेय इस तरह से लिखा होगा, तो याद रखिएगा पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि उसकी जो वैल्यू होती है 22/7 ये परिमेय के अंतर्गत आएगा, तो इसको नोट करिएगा। अब इसके बाद देखिएगा आगे, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, यहां पर सबसे पहले देखते हैं वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर। तो इनको पहचानने का सिंपल सा तरीका है, ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर करें तो प्लस में आए, पॉजिटिव आए। अगर कोई भी संख्या है उनका हम स्क्वायर करते हैं और वो पॉजिटिव में आता है तो हम बोलेंगे कि वो वास्तविक हैं, चाहे वो फ्रैक्शनल हो यानी कि भिन्न में हो या दशमलव में हो, किसी भी रूप में हमको इससे मतलब नहीं, हमको केवल उसका चिन्ह देखना है। अगर वो प्लस में आ रहा है वर्ग करने से तो वास्तविक है, और अगर माइनस में आ रहा है तो काल्पनिक है। आगे रोकी देखें, जैसे यहां पर बात करें 3, तो अगर 3 का हम स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, जो कि प्लस का है, इसका मतलब ये वास्तविक संख्या है। दूसरा, अगर हम बात करें -4/3 की, तो अगर -4/3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16/3 ये प्लस का आया, इसका मतलब है -4/3 जो लिखा हुआ है ये वास्तविक संख्या है। तो सिंपल सा पहचानने का जो हमने तरीका बताया कि जिन संख्याओं का वर्ग करने से वैल्यू क्या है हमको मतलब नहीं है, लेकिन उनका जो सिंबल आना चाहिए वो प्लस का आना चाहिए, चाहे वो फ्रैक्शनल हो, पूर्णांक में हो, इंटीजर में हो या डेसिमल में हो, किसी में भी हो, लेकिन चिन्ह प्लस का है तो उन संख्याओं को वास्तविक संख्याएं बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। जबकि इसी में से अगर हम बात करें जो संख्याएं वास्तविक नहीं होंगी उनको काल्पनिक संख्याएं बोलेंगे। काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। तो जैसे कि हमने वास्तविक में बताया कि संख्याओं का वर्ग करने से प्लस में आ जाए तो वास्तविक हैं, और अगर वर्ग करने से वो निगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए, तो उन संख्याओं को बोलेंगे कि वो काल्पनिक संख्या है। लेकिन अगर हम कोई भी संख्या है, अगर कोई संख्या प्लस में है और उसका स्क्वायर करते हैं तो प्लस आता है, और माइनस में है स्क्वायर करते हैं तो भी प्लस आता है, यानी कि प्लस और माइनस कोई भी संख्या लिखी हो अगर उसका वर्ग करेंगे तो प्लस ही आएगा। तो यहां पर देखो निगेटिव हमको कैसे मिलेगा,
जैसे हम बात करें रूट में माइनस लिखा हुआ है, रूट -3। अब अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो रूट -3 का स्क्वायर, केवल रूट हटेगा स्क्वायर से, -3 बचेगा जो कि निगेटिव है। इसका मतलब है कि रूट -3 काल्पनिक संख्या है, क्योंकि इसका वर्ग करने से हमको निगेटिव वैल्यू प्राप्त हो गई। दूसरा, जैसे रूट -5 बोल दें, यानी कि रूट में कहीं पर भी माइनस लिखा हुआ है, रूट माइनस माइनस, तो इसका मतलब है कि वो जो संख्या होगी वो काल्पनिक संख्या आएगी। तो रूट -5 का अगर हम वर्ग करेंगे तो माइनस का 5 आएगा जो कि निगेटिव आ रहा है, ये भी काल्पनिक होगा। दूसरा, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें माइनस को, तो इसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं रूट में। जैसे देखिएगा यहां पर अगर हम कहें कि रूट -1 लिखा है, तो रूट -1 इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, और इसको i से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी i को आयोटा बोलते हैं, इसी i को आयोटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी संख्या के साथ में i लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो इमेजिनरी नंबर आएगा। जैसे हम लिखें यहां पर 3i, 3 तो वास्तविक है और इसके साथ i लगा हुआ है, i रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी नंबर को, तो इसका मतलब है कि ये काल्पनिक संख्या है जो 3i लिखी हुई है, क्योंकि i की वैल्यू रूट -1 होती है। तो यहां पर जब रखेंगे तो 3 रूट -1 आ जाएगा, वर्ग करेंगे तो निगेटिव आएगा। तो याद रखिएगा इमेजिनरी नंबर हमको दो तरह से यहां पर पहचानना है। पहला, रूट में माइनस लिख जाए, इमेजिनरी है। दूसरा, अगर किसी भी रियल नंबर के साथ, याद रखिएगा इमेजिनरी के साथ नहीं, किसी रियल नंबर के साथ अगर हमको i दिख जाए, आयोटा दिख जाए, तो इसका मतलब है कि जो संख्या होगी वो इमेजिनरी नंबर होगी, काल्पनिक संख्या होगी। तो ये दोनों में डिफरेंस था, वास्तविक रियल नंबर और काल्पनिक इमेजिनरी नंबर में। अब देखिएगा इसके बाद अगर हम दोनों संख्याओं को इकट्ठे कर दें, रियल पार्ट भी रख दें और इमेजिनरी पार्ट भी रख दें। रियल पार्ट ऑफ एनी नंबर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनी नंबर, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। तो यहां पर अब बात करते हैं सम्मिश्र संख्या की। तो सम्मिश्र संख्या का मतलब वो संख्या जिसमें वास्तविक भाग भी हो, रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी नंबर भी हो, दोनों संख्याएं हो, उसको हम सम्मिश्र संख्या बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में यहां पर हम बात करें, अगर 3 + 4i लिखा हुआ है, 3 रियल पार्ट ऑफ नंबर या रियल पार्ट ऑफ, दूसरा इसके साथ में i लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये काल्पनिक मान है, तो वास्तविक भी हो काल्पनिक भी हो, इसका मतलब है दोनों अगर होगा तो उसको हम सम्मिश्र संख्या बोलेंगे। दूसरा, इस रूट में भी हो सकता है कि रूट में माइनस लिख दें। जैसे हमने लिखा 3 + रूट -7, अगर रूट में माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो काल्पनिक संख्या होती है। तो ये जो पार्ट है ये काल्पनिक संख्या है और ये संख्या रियल है, वास्तविक है। तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों को रखा तो सम्मिश्र संख्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में याद रखिएगा या तो हम i के रूप में रिप्रेजेंट करें, जैसे कि हमने बताया i आयोटा होता है जिसका मान रूट -1 होता है। दूसरा, या तो रूट में माइनस लिख जाए, अगर रूट में माइनस लिख रहा है तो काल्पनिक होगा, तो काल्पनिक और वास्तविक हमने यहां दोनों रखा तो भी सम्मिश्र संख्या हो गया, दोनों को हमने मिलाया तो सम्मिश्र संख्या के अंतर्गत आए। तो इसको लिखिएगा, अब देखिएगा इसके बाद आगे
बात करते हैं यहां पर चक्रीय संख्या। अब कुछ स्पेशल नंबर्स हैं, चक्रीय संख्याएं, साइक्लिक नंबर। जैसे कि वर्ड ही लिखा हुआ है चक्री, चक्राकार हो, चक्र के जैसा या सर्किल में हो, यानी कि अगर इनकी हम बात करें सर्किल में तो इसका कोई एंडिंग पॉइंट ना हो। अगर यहां से हम स्टार्ट करें तो घूमते हुए फिर वहीं पर आ जाए, साइक्लिक इसी को हम बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है इस कॉन्सेप्ट में, यानी इस प्रकार की संख्याओं में, कि कोई भी संख्या अगर लिखी हुई है तो उसको देखते हैं सबसे पहले कि उसमें कितने नंबर हैं, कितने अंक हैं, डिजिट की बात करते हैं कितने डिजिट हैं उसमें। जैसे एग्जांपल के रूप में सीधे यहां पर एग्जांपल से देखते हैं संख्याओं में। जैसे एक संख्या हमने यहां पर लिखी 14, 28, 57, ये संख्या लिखी और बताना है कि ये साइक्लिक है कि नहीं है, चक्रीय है कि नहीं। तो अगर इसको हम साइकिल के रूप में इस तरह से रिप्रेजेंट करें 14, ऐसे सीधे से लिखते हैं 14, 28, 57, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी लिख लो, इससे मतलब नहीं है। अब सोचो 14, 28, 57 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 2, 2 के बाद 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 7। अगर यहां से और आगे लिखना है तो फिर हमको 1 में आना पड़ेगा। कुल मिला के उसका कोई एंडिंग नहीं है, कोई स्टार्टिंग नहीं है, यहां से स्टार्ट होगा फिर सीरियल से आए। अगर 8 से स्टार्ट हो रहा है तो 8, 5, 7, 1, 4, 2, और अगर 7 से स्टार्ट हो रहा है तो 7, 1, 4, 2, 8, 5, बाकी सीरियल से हो। लेकिन इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखो सबसे पहले हमने कहा इसके नंबर ऑफ डिजिट देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से हम 1 से लेकर के 6 तक किसी भी अंक का गुणा करें तो इसके अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और इसके ऑर्डर में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जहां से स्टार्ट होगा वो फिर वहीं से सीरियल से आए। जैसे इसमें मान लो हम मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से करने से कोई मतलब नहीं है। और मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, जितने डिजिट होंगे उतने तक कोई भी डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 6 है तो 1 से लेकर के 6 तक किसी का भी गुणा कर देते हैं, दिखेगा 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8 और 2 1 कम। स्टार्टिंग 2 से हो तो यहां से 2 से देखते हैं आप, 2 के बाद 8 है क्योंकि हमने क्लॉकवाइज में रखा था, 8 के बाद 5, 7, 1, 4, पूरा सीरियल से मैच हो रहा है। इसका मतलब ये साइक्लिक नंबर है, चक्रीय संख्या है। और आगे चेक कर सकते हैं, 3 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 6 तक किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 का 21, 5 3 का 15, 2 17, 8 3 का 24, 1 25, 3 दूनी 6, 2 8, 4 3 12, 3 1 कम 3 और 1 4। यानी कि अभी स्टार्टिंग हमको मिला 4, तो 4 से अब देखेंगे यहां पर 4 क्लॉकवाइज में आएंगे तो 2 8 5, 4 2 8 5, इसके बाद 7 1, पूरा सीक्वेंस से हमको मैच करना है। इसी तरह से 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 का, 6 का, डॉट डॉट करके हम 6 का मल्टीप्लाई यहां चेक कर देते हैं, बाकी चेक कर लीजिएगा, सभी में सेम नंबर आएगा। 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 7 42, 6 5 30, 4 34, 6 48, 3 51, 6 दूनी 12 5 17, 6 6 को 24, 1 25, 6 कम 6 2 8। यानी कि ये जो स्टार्ट हुआ ये 8 से स्टार्ट हुआ, 8 से क्लॉकवाइज देखिएगा 8 5 7, 8 5 7, 1 4 2, पूरा का पूरा सीक्वेंस से मिल रहा है। तो 1 से लेकर के 6 अंकों तक किसी का भी हमने गुणा किया, सभी में वही नंबर आ रहे हैं सीक्वेंस से, बस स्टार्टिंग चेंज हो रहा है, लेकिन जो भी आ रहा है इसके बाद सीरियल से हमको मिल रहा है। तो ऐसी अगर संख्याएं मिलती हैं तो उनको चक्रीय संख्याएं बोलेंगे, साइक्लिक नंबर बोलेंगे। ऐसे बहुत ही रेयर नंबर होती हैं, लेकिन फिर भी जो भी आएगा उसमें से हमको पहचानना है। पहला जो हमने नंबर बताया कॉन्सेप्ट, सबसे पहले डिजिट काउंट करते हैं, कितने अंक हैं
6। इसका हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए 1 से 6 तक की संख्याएं हैं। 1 से 6 तक किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करें, उसका सीक्वेंस नहीं बदलेगा, स्टार्टिंग तो चेंज होगा लेकिन यहां से स्टार्ट होगा, फिर वहां से सीधे से आएगा। क्लॉकवाइज में रखा है तो क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, और इसके पास पूरे सेम वही नंबर होंगे, सेम वही डिजिट होंगे, कोई भी डिजिट चेंजमेंट नहीं होगा। ऐसी संख्याओं को चक्रीय संख्याएं बोले। नोट कर लीजिएगा इसको। देखिएगा इसके बाद आगे अब बात करते हैं परफेक्ट नंबर। पूर्णकालिक संख्या, पूर्णकालिक संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर। अब ये परफेक्ट नंबर क्या होता है? जैसे हम संख्याओं में बात करें कि कोई भी संख्या है, जैसे हमने यहां पर लिखा 6 लिख दिया और कह दे कि इसके फैक्टर बताओ, इसके गुणनखंड बताओ, या इसमें किसका किसका भाग जाएगा, इसके अपवर्त बताना है, यानी कि सब अपवर्त तो नहीं बोलेंगे लेकिन इसके गुणनखंड बोलेंगे, इसमें किसका किसका भाग जाएगा। तो अगर हम देखते हैं स्टार्टिंग में सबसे पहले कोई भी संख्या होगी उसमें 1 का भाग जाएगा, 1 के बाद देखते हैं 6 में किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, इसके बाद 3 का भी भाग जाएगा और स्वयं 6 का भी भाग जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या हो उसमें 1 और स्वयं का भाग तो जाना ही जाना है। तो इस प्रकार से हमने देखा जो 6 था उसमें 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है और स्वयं 6 का। अगर स्वयं वाले इसके फैक्टर को हटा दें, बाकी जितने भी इसके गुणनखंड हैं उनका हम योग करें और उसी संख्या के बराबर आ जाए, जो कि यहां पर लिखी है 6 लिखी हुई है। तो अगर इनका योगफल उसी संख्या के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो परफेक्ट नंबर है। जैसा कि यहां पर हम देख रहे हैं जोड़ने से 3 2 5 और 1 6, संख्या भी 6 थी और उसका टोटल भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। बस इतना याद रखिएगा, उसका स्वयं का जो फैक्टर होगा, स्वयं का जो मान होगा उसको छोड़ देंगे, उसको नहीं रखेंगे। इसी तरह से और हम बात करें, जैसे हमने लिख दिया 12 में से डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से होगा, 6 से होगा और स्वयं 12 से होगा। लेकिन हमको स्वयं का उसका फैक्टर नहीं रखना, 12 रखना नहीं है। बाकी को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने से क्या 12 आएगा, 6 4 10 3 13 2 15 और 1 16 आ रहा है। इस संख्या के बराबर नहीं आ रहा है, इसका जो 12 लिखा है वो परफेक्ट नंबर, पूर्णकालिक संख्या नहीं है। इसी प्रकार से और संख्या हम यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमने लिखा 28 को डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, इसके बाद 7 से डिवाइड होगा, 14 से डिवाइड होगा और इसके बाद स्वयं 28 से डिवाइड होगा। और एक चीज याद रखिए, जब बहुत बड़ी संख्याएं हैं, जैसे इसके आधे में हम पहुंच जाएंगे, हाफ में, जैसे 28 का आधा 14, इसके बाद कोई भी संख्या हमको बीच में नहीं मिलेगी जिससे डिवाइड हो, डायरेक्ट अब वही संख्या आएगी जो कि लिखी हुई है 28। लेकिन हमको स्वयं का फैक्टर रखना नहीं है, स्वयं का मान रखना नहीं है। बाकी जितने भी फैक्टर आए इनको जोड़ करके देखेंगे, 14 7 21, 4 25, 2 27 और 1 28, इसका टोटल 28 आ रहा है। और हमारी जो संख्या थी वो भी 28 थी, दोनों बराबर है। इसका मतलब है जो 28 है वो पूर्णकालिक संख्या है। इस तरह से पूर्णकालिक संख्याओं को पहचान लेंगे, उनके फैक्टर से स्वयं का मान छोड़ करके बाकी जितने भी फैक्टर हैं सभी का टोटल अगर उसी संख्या के बराबर आ जाए तो उसको पूर्णकालिक संख्या बोले। तो इसमें से नोट करिएगा, ये था इसमें डिफिनीशंस के बारे में। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये थी डिफिनीशंस, जैसे कि हमने क्लास 1 में भी डिफिनीशंस बताए, क्लास 2 में डिफिनीशंस,
लगभग सारी डिफिनेशंस हो गई। इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी तक जितनी भी डिफिनेशंस हमने बताई उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि होमवर्क के रूप में हैं और उनको सॉल्व करिएगा। अभी स्क्रीन में आपको दिखेगा और उनके जो आंसर्स हैं कमेंट बॉक्स में डालिएगा ताकि हमको भी पता चले आप लोगों को कितना समझ में आया या किस तरह से है। ठीक है, बाकी आप लोग जो भी है जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा क्लास 1, वो क्लास 1 देखिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन है वो क्लास 1 क्लास 2 दोनों से मिक्स करके हैं। इसके बाद जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं। ठीक है।